आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का और एक लेक्चर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी लेक्चर्स किया हुआ है, आई होप कि आप लोग वो सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे। तो आज जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो है लिमिटिंग रिएजेंट, और हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट स्टोकियोमेट्री। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा, ये टॉपिक का नाम है, चलो मैं अगर बोलूँगा डेंसिटी, बच्चों ये आप लोग क्लास 10 से पढ़ते जा रहे हो डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी को नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हो? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, यही आप लोग पढ़ते रहते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेंसिटी को दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ, डेंसिटी टू टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक हो रहा है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, और एक में क्या करता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, यस इंपोर्टेंट पार्ट है, रिलेटिव डेंसिटी एंड अनदर वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी एंड अनदर वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, एंड दैट मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो मैं क्या बोलूंगा, मास बाय वॉल्यूम इज माय एब्सोल्यूट डेंसिटी। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, व्हाट इज रिलेटिव? देखो कोई भी चीज हम लोग रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास दो टावर्स हैं, मैं बोलूंगा एक टावर दूसरे से ज्यादा हाई है, तो हम लोग कैसे उसको मेजर करते हैं? मैं बोलूंगा वन टावर इज हायर देन अदर टावर, मतलब एक टावर को हम रिलेट कर रहे हैं दूसरे टावर से, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी भी कुछ ऐसा ही चीज होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, मैं ये लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जिसको मैं स्टैंडर्ड लूंगा उसके हिसाब से क्या होगा, मेजर करेंगे हम लोग। सो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। अगर आप लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट कर लिए हो फिजिक्स में, तो आप लोगों को ये पता होगा रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिट लेस हो रहा है। देखो ऊपर में डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, यूनिट लेस होगा रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन इसका यूनिट रहेगा एब्सोल्यूट डेंसिटी का, कैसे रहेगा, मास बाय वॉल्यूम। मास को अगर मैं केजी में ले रहा हूँ और वॉल्यूम को लीटर में ले रहा हूँ, तो क्या होगा, केजी पर लीटर होगा, या फिर क्या हो सकता है, ग्राम पर मिलीलीटर हो सकता है, ठीक है, जो भी आप यूनिट ले सकते हो, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ H2O at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2O at 4 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी। ओके, देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ पे लिखता हूं मैं, बहुत इजी फॉर्मूला है, याद रह जाएगा। एब्सोल्यूट का मीनिंग तो पता ही है, मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे लिखना है वेपर डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत केस में यूज होगा। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? देखो बच्चों, वेपर क्या होता है, वेपर इज नॉर्मली, अगर मान लो कि लिक्विड के केस में लेते हैं हम लोग, तो लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, वेपर्स प्रोड्यूस होता है, ये आपको पता ही है व्हाट इज वेपर डेंसिटी। तो नॉर्मली वेपर डेंसिटी हम लोग गैस के लिए लेते हैं, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी को एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। एक कंडीशन है इसमें, वेपर डेंसिटी अगर हम लोग निकालेंगे डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या होगा, दोनों केस में सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा, ये कंडीशन में होगा। मतलब ये बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गिवन एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर। दोनों को अगर हम लोग सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखेंगे तब जाके
वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जो वॉल्यूम है, क्यों सेम टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हैं हम लोग, इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, तब उसी लेक्चर में आप समझ पाओगे हाउ इट इज रिलेटेड। अगर आप लोगों ने पहले से कुछ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब, तो उसमें आपको आइडिया होगा इसके बारे में, व्हाट इज वेपर डेंसिटी एंड ऑल एंड व्हाट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब। तो अभी के लिए वेपर डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसका और भी एक फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है बताता हूँ आपको। एक आइडियल गैस इक्वेशन है, डेंसिटी का एक रिलेशन निकालते हैं हम लोग। एक आइडियल गैस इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं PV इक्वल्स टू nRT। ये पढ़ोगे आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT में P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, n को मैं क्या कर लेता हूं, n को कर लेता हूं n इज नथिंग बट वेट बाय मोलर मास। याद होगा आप लोगों को, वेट बाय मोलर मास। और यहाँ पे क्या होगा, RT, ठीक है, वेट बाय मोलर मास इनटू RT। यहाँ पे क्या है, P है और यहाँ पे V है, ठीक है। PV इक्वल्स टू nRT, वेट को मैं क्या ले रहा हूँ, W बाई मास, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ये मोलर मास है, ये क्या है, वेट है। देखो अब क्या करता हूं, P कर लेता हूं, यहाँ पे मोलर मास को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इक्वल्स टू W बाई V इंटू RT। समझ में आ रहा है, ये वेट क्या है, दिस इज द गिवन मास, दिस इज द गिवन मास, दिस इज मोलर मास। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, PV इक्वल्स टू W बाई M RT। W बाई M क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, N। तो ये क्या हो गया, PM इक्वल्स टू W बाई V इंटू RT। समझ में आ रहा है। तो अब RT को यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, इंप्लाइज क्या होगा, PM बाई RT इक्वल्स टू W बाई V। W बाई V इज नथिंग बट डेंसिटी। देखो यार यहाँ पे एक मास है, वेट इज ऑल्सो मास ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम है, तो मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो यहाँ पे हो रहा है D, तो D इक्वल्स टू PM बाई RT। ये एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग सॉलिड सेट में ये तो सीखने ही वाले हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस के डेरिवेशंस में। तो अभी के लिए याद रखो फॉर्मूला, D इक्वल्स टू PM बाई RT। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या होगा, P रहेगा, ठीक है, M क्या होगा, M ऑफ गैस मतलब मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा, RT होगा गैस के लिए। H2 के लिए क्या होगा, P M ऑफ H2 मोलर मास ऑफ H2 डिवाइड बाई RT। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं क्या बोला हूं यहाँ पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो सेम होता है दोनों केस के लिए, वो एक कांस्टेंट है। तो R T और P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने सेम टेम्परेचर और प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट होगा तो उसके हिसाब से वैल्यूज भी गिवन होगा और वैल्यूज भी डिफरेंट होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा M ऑफ गैस मोलर मास ऑफ गैस बाई मोलर मास ऑफ H2। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ये मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2, क्योंकि मोलर मास ऑफ H2 कितना है, 2 है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मेरे को वॉल्यूम डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ कोई गैस 1 और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 पूछा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ये कर सकता हूँ, मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ गैस 2। आप ट्राई करो इसको डिराइव करने के लिए, यही फॉर्मूला को नीचे डिवाइड करो, फाइनली यही आएगा, क्योंकि 2 और 2 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास ऑफ गैस 1 बाई मोलर मास ऑफ गैस 2। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 में ये यूज करो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 में ये फॉर्मूला यूज करो, फाइनली रिजल्ट ये आएगा। आप लोग ये ट्राई करो डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। So this is what vapor density is. Vapor density equal to molar mass of gas divided by 2. अगर मेरे पास मान लो मोलर मास गिवन है 20, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी वगैरह,
क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में डेंसिटी टर्म्स यूज होते हैं, तो इसीलिए डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या वॉल्यूम से या फिर मास से इन सब से हम लोग डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग को डेंसिटी के साथ भी डील करना होगा। ठीक है, देखो उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, स्टोक्योमेट्री। ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या फिर आपके पास जो बुक होगा उसमें देखा होगा आपने, स्टोक्योमेट्री। तो बच्चों स्टोक्योमेट्री क्या होता है? स्टोक्योमेट्री इज नथिंग बट द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दिस इज सिंपली अ कैलकुलेशन। स्टोक्योमेट्री के अंदर कैलकुलेशंस आते हैं। रिएक्टेंट, एक रिएक्शन हो रहा है मेरे पास, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कितना वैल्यू है, और एक इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट देने से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास आता है। अगर मैं रिएक्टेंट को इतना वैल्यू कर दूंगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा, या फिर मेरे को कितना रिएक्टेंट चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, टू गिव प्रोडक्ट्स। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारे कैलकुलेशंस स्टोक्योमेट्री के अंदर आते हैं। और स्टोक्योमेट्री क्या करता है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर भी सकते हो, कभी कभी अनबैलेंस होने पर भी कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कैलकुलेशन होता है वो बैलेंस पर ही होता है, क्योंकि बैलेंस केमिकल रिएक्शन gives you the exact value of reactants and products. Okay, so this is nothing but calculation the amount of reactants and products. ठीक है, this is stoichiometry. ठीक है, तो स्टोक्योमेट्री क्या है, टर्म से आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टोक्योमेट्री। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर किसी किसी बुक में एज अ नेम स्टोक्योमेट्री दे देता है, किसी किसी बुक में ये जो मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूलाज और मोल कॉन्सेप्ट्स इन सबको और स्टोक्योमेट्री को मिला के एक चैप्टर कर देता है। सो यू कैन लाइक सी द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम कुछ भी हो सकता है, तो कोई कोई ऐसे ही बोलता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टोक्योमेट्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं हम लोग आज लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? पिछले क्लास के लेक्चर में मैंने लास्ट को एक क्वेश्चन दिया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा यूरिया NH2CO NH2। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो क्वेश्चन को ट्राई करो। NH2CO NH2 या फिर जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, CH4N2O, ये आएगा CH4N2O, CH4N2O। ठीक है, विच इज यूरिया NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया आएगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिट कर रहा होगा। तो मेरे पास अगर एक केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्टेंट क्या कर रहा है, उस रिएक्शन को लिमिट कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि मेरे पास मान लो कुछ एक रैंडमली इक्वेशन ले लेता हूँ, रिएक्शन A+B गिव राइज टू C+D। तो मान लो मेरे पास B के वजह से क्या हो रहा है, पूरा रिएक्शन कंट्रोल हो रहा है। मान लो A का इतना अमाउंट और B का इतना अमाउंट लेने से C का इतना अमाउंट और D का इतना अमाउंट आता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, उन वैल्यू में चेंज करता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे को अगर x ग्राम्स ऑफ Y और y ग्राम्स ऑफ B चाहिए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, y को कम कर देता हूँ या फिर x को चेंज कर देता हूँ। तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए एक रिएक्शन के वैल्यू चेंज होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, या फिर रिएक्शन को वो लिमिट कर देता है, जितना प्रोडक्ट नहीं निकलना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, या फिर रिएक्शन बंद हो जाता है। तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि मैं बोलूँगा मेरे पास अगर 10 ग्राम का HCl है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर उतना चाहिए रिएक्शन के लिए, लेकिन मेरे पास क्या है 8 ग्राम है, तो उसके वजह से क्या होगा, 8 ग्राम के लिए जितना दूसरा प्रोडक्ट चाहिए उतना नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कैसे पहचानोगे? इसका बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, दिस इज सिंपली प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, कोई लोग इसको डायरेक्टली कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड से, लाइक सॉल्विंग द एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। तो अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे, अगर मेरे पास A है, B है, C है और D है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप लोग चेक करो कि A के इतने अमाउंट के लिए D कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है,
जैसे कि मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, कुछ भी अमाउंट गिवन होगा, एग्जांपल्स करवाऊंगा अभी। देखो जैसे कि मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये एक्चुअल वैल्यूज है कि इतने वैल्यू से इतना वैल्यू प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे गिवन है x1, y1, p1 एंड q1, ठीक है, अगर इतना वैल्यूज मुझे गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट करो कि अगर x में q होता है, q के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, मान लो सिर्फ d जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर x में x अमाउंट ऑफ a लेता हूं मैं तो मेरे पास q प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, q अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो x1 के लिए कितना प्रोड्यूस होगा ये कैलकुलेट करो। y जब रिएक्टेंट लेता हूं मैं, y के लिए प्रोड्यूस होता है q, तो y1 के लिए ये कितना प्रोड्यूस होगा, सेम थिंग। इन दोनों में चेक करो कि सबसे कम कौन सा है, जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये मान लो आ गया a1, ये आ गया b1, ठीक है। इफ a1 इज लेस देन b1 तो यहाँ पे क्या होगा, a हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, a1 इज लेस देन b1, ये a का वैल्यू। अगर a1 ग्रेटर देन b1 हो गया तो क्या होगा, b हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों, मान लो कि इतने अमाउंट, जितना अमाउंट गिवन है, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना a है, वैल्यू है, प्रोडक्ट्स गिवन है, इसके लिए कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। मान लो 10 ग्राम के लिए यहाँ पे 100 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 के लिए कितना प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे 6 दिया है। 6 ग्राम ऑफ बी के लिए कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे अगर 10 दिया है, 10 देने के लिए कितना होगा, जिसका वैल्यू कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। और लिमिटिंग, ये हमेशा याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स द रिएक्शन। क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स द रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, फिर आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। HCl, what mass of CO2 ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन है या ऑलराइट। तो पूछा है कि अगर 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिएक्टेड, बैलेंस है क्या, CaCO3 C और C सेम है, यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, if 10 ग्राम ऑफ CaCO3 is reacted with 10 ग्राम ऑफ HCl, what mass of CO2 will be produced and find the LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले जो बैलेंस रिएक्शन है देखो कि किसमें कितना अमाउंट क्रिएट हो रहा है, देखो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो CaCO3 का मास निकालो, कितना है CaCO3 का मास, ये है 40, ये है 12 और ये है 16 × 3 48, तो ये कितना हो रहा है बच्चों, 100 ग्राम, ठीक है। 2HCl, H का मास कितना है 1, Cl का है 35.5, ठीक है, 1 + 35.5 × 2, तो मतलब 36.5 × 2 विच इज 73 ग्राम, ठीक है। CaCl2 कितना होगा, ये होगा 71, 35.5 × 2 71 + 40 कितना होगा, 101 होगा, कितना होगा, सॉरी 111 होगा, वही होगा ना, 110 × 111। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूछा है CO2 के लिए, तो इसको कैलकुलेट भी नहीं करना, CO2 के लिए पूछा है,
पर्टिकुलरली पूछा है कि CO2 प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशंस होंगे। CO2 का मास कितना है बच्चों 44 ग्राम, C का है 12, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का 2 × 16 विच इज 32, 32 प्लस 12 क्या होगा 44 होगा। देखो यहाँ पे ये बैलेंस रिएक्शन है, मतलब 100 ग्राम CaCO3 के साथ अगर मैं 73 ग्राम HCl रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो कितना आएगा 44 ग्राम आएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको गिवन है, इतने में रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन हियर, गिवन क्या है 10 ग्राम ऑफ CaCO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा 10 ग्राम ऑफ HCl के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि कितने अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज कंफ्यूजिंग बट दिस इज वेरी इजी। तो मैं क्या बोला आपको कि लिमिटिंग इंग्रेडिएंट कैसे निकालोगे। देखो क्या करते हैं हम लोग, मैं ये लिख के बता रहा हूँ इसलिए बहुत लेंथी और टाइम टेकिंग लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप अगर इसको समझ गए तो खुद से जल्दी निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है लिमिटिंग रिएजेंट का, जेई में हो नीट में हो, इसका क्वेश्चन एक मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग और रिलेटिव का, ये यूज होगा ही होगा। देखो CaCO3 का अगर देखेंगे हम लोग 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम। जब मैं 100 ग्राम लेता हूँ CaCO3, CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम। जब यहाँ पे 10 ग्राम करूंगा तो कितना होगा 4.4 ग्राम। ये तो आता है क्लास 3 मैथमेटिक्स, ओके। तो अब मैं चेक करूंगा HCl के लिए। देखो HCl जब 73 ग्राम होता है, प्रोडक्ट कितना फॉर्मेशन होता है 44 ग्राम CO2, ठीक है। मैं आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट। फिर रिएक्टेंट को लेके चेक करो किसमें प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जिसमें कम होगा वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ पे 10 ग्राम गिवन है, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, देखो ये क्या होगा 44 डिवाइड बाय 7.3, कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग कैसे आया ये 44 डिवाइड बाय 73 इंटू 10, क्लास 3 मैथमेटिक्स। तो ये आ गया 44 बाई 7.3। देखो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे आप लोग 44 बाई 7.3 ये करीब करीब 6 के आसपास आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा या फिर जो 6 से आसपास ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है 4.4 ग्राम है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया CaCO3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे फाइंड आउट हो गया लिमिटिंग रिएजेंट इज CaCO3, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहाँ पे CaCO3। तो बहुत सिंपल है, तो आंसर ऑलरेडी आप लोगों को मिल गया है। तो क्या होगा 100 ग्राम में 44 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा 4.4 ग्राम, ठीक है। और एक बात है, अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ HCl इज अनरिएक्टेड, क्योंकि देखो जब 10 ग्राम में यूज हुआ ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, जब ये 10 ग्राम होता है, देखो 100 ग्राम के लिए चाहिए होता है 73 ग्राम HCl, ठीक है। तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा 7.3 ग्राम बस चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा ये 7.3 ग्राम के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन खत्म कर देगा, और उतना इसके पास अमाउंट नहीं है। समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। जब 100 ग्राम CaCO3 होता है ओनली 73 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम के लिए कितने चाहिए होगा 7.3, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा है, मतलब ये तो खत्म हो गया, क्योंकि जब तक 7.3 खत्म होगा तब तक 10 ग्राम भी खत्म हो गया होगा, मतलब रिएक्शन में और CaCO3 बचा ही नहीं है, तो ये बच जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछे कि अमाउंट ऑफ HCl लेफ्ट, अमाउंट ऑफ HCl लेफ्ट, तो आप लोग आंसर क्या दोगे 10 माइनस 7.3 विच इज 2.7 ग्राम, ठीक है। 2.7 ग्राम क्या हो गया बच गया हमारे पास। जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं है, नहीं होगा। जब रिएक्टेंट खत्म हो गया मैं क्या करूंगा रिएक्शन का, ठीक है। समझ में आ रहा है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो बच्चों ये सिमिलर क्वेश्चन में अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा ना तो लिमिटिंग रिएजेंट चेंज भी होगा। ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा एक ही रिएक्टेंट होगा जो कि CaCO3, ऐसा नहीं है, हर बार चेंज होता है। क्या आप क्या ये गिवन वैल्यूज ले रहे हो उसके ऊपर लेकर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करूंगा ये वैल्यू का भी कम करूं, मान लो क्या होता केस यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 7.3 है, यहाँ से 7.3 से मैं कम वैल्यू लेता, ठीक है। तो क्या होता ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता, क्योंकि
ये खत्म हो गया होगा लेकिन ये बचा होगा, समझ रहे हो। तो आप कुछ कुछ खुद से वैल्यू लो और चेक करो क्या रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो रहा है। देखो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल चीजें हैं। क्या करो कि जो प्रोडक्ट्स गिवन है पहले उसका जो एक्चुअल मास है उसको निकाल लो, जो वैल्यू गिवन है उसको लेके कंपैरिजन करो कि क्या हो रहा है। देखो प्रोडक्ट किस में कम आ रहा है, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एलआर होगा। यहाँ पे दोनों केस में 10 ग्राम के लिए 4.4 आ रहा है, यहाँ पे 10 ग्राम के लिए 6 के आसपास आ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब यहाँ पे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, CaCO3 करेगा, ठीक है। अगर CaCO3 रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसके हिसाब से प्रोडक्ट आएगा। देखो इसलिए क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट है अभी भी। 10 ग्राम में से अमाउंट ऑफ HCl कितना लेफ्ट है, 2.7 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन इज kg of N2 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. Calculate the NH3 form. Calculate NH3 form and limiting reagent कौन सा है फाइंड आउट करो, ठीक है। तो बेसिकली NH3 फॉर्मेशन का इक्वेशन गिवन होगा ऑलमोस्ट। ये कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि कभी कभी इक्वेशंस नहीं देता है रिएक्शंस, या आपको कभी कभी खुद से लिखना होता है। जब तक आप 12th खत्म करोगे तब तक ऑलमोस्ट बहुत सारे रिएक्शंस आप लोगों को याद रह जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन भी होता है, गिवन में नहीं होता, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये H2 एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, 2NH3, तो N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कितने में कितना हो रहा है, नॉर्मल बेसिक वैल्यूज। N2 मतलब 28, ठीक है। 3H2 मतलब यहाँ पे 6, ये 2 × 3 6, NH3 कितना होता है 17, 14 + 3 17 × 2 34, NH3 का मास 17 × 2 34, मतलब 28 ग्राम N2 अगर रिएक्ट करेगा 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ, मेरे को क्या मिलेगा 34 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। तो उसको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो 28 kg व्हेन रिएक्ट्स विद 6 kg, 6 kg, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों में ही 10⁻³ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गिवन वैल्यूज है। तो पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। 28 kg में N2 के लिए 34 kg क्या हो रहा है, NH3 प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज फॉर N2। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 kg ऑफ N2 पूछा है, मतलब ये क्या होगा बच्चों 34 / 28 × 50। ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप क्लास 3 जाकर रिवाइज कर सकते हो, ये तो बता देता हूँ। 1 kg के लिए क्या होगा 34 / 28, 50 kg के लिए 34 / 28 × 50, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होगा देखो, H2 के लिए देखते हैं। 6 के लिए 34 कितना गिवन है, 10 गिवन है। 10 के लिए कितना होगा 34 / 6 × 10, समझ में आ रहा है। अब देखो इन दोनों में विदाउट कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। देखो दोनों में क्या है 34 सेम है, इसमें क्या है 50 / 28, 50 / 28 मतलब 25 / 14, यहाँ पे कितना है 10/6 मतलब 5/3, ठीक है। देखो ये क्या होगा 34 × ये क्या होगा 14 1 14, 11 बच रहा है, 11 0 मतलब 14 8 तो नहीं होगा, 14 7 के आसपास आएगा, आई थिंक सो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है 98, फिर उसके बाद 1 और 2 हो जाएगा तो 7। ये क्या होगा 34 × 5/3 कितना होगा
120 1.6। अब देखो बच्चों इन दोनों में से कम कौन सा होगा, ये ऑब्वियसली कम होगा, ये 34 इंटू 1.7 है, ये 34 इंटू 1.6 है, तो कम कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, ये आ रहा है। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा बता दो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, H2 होगा। सो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। मिल गया, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, H2 हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट NSA फॉर्म, तो आप लोगों ने बोला हो कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है आंसर हम लोगों को, 6 के लिए 34 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 10 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दैट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म NH3 फॉर्म, कितना फॉर्म हुआ है। इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और आई होप आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके, तो और एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको, आप लोगों के लिए, आप लोग उसका आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटिंग रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ 0.5 मोल ऑफ CaBr2 पावर ऑफ हो गया बच्चों, तो मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए क्या होगा, जो आज मैं पढ़ाया वो लिमिटिंग रिएजेंट, आप लोग उसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, और इन सब के ऊपर आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तब तक जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और वर्क वेरी हार्ड। थैंक यू।